गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को सूचित कर रहे हैं कि इसके बैक वाले लेसन में हमने प्रतिरोध का नियम पढ़ाया हुआ था। प्रतिरोध के नियम में जो भी त्रुटियां होंगी उसको मैं इस बार बताऊंगा। और मेरा जो चैनल है, मैंने जितने सारे बैक वीडियो बनाए हैं, सारे बैक वीडियो में जितने सारे मैंने वीडियो बनाए सारे बैक वीडियो में आपको वॉइस आ रहा है क्लियर, लेकिन कुछ वीडियो में मैंने देखा है कि बोर्ड के जो फिगर आ रहे थे वो काफी कमजोर आ रहे थे, वीक आ रहे थे, सिग्नल वीक पकड़ रहे थे। और इस बार मैंने रिवाइज किया हुआ है। इस बार आपको कोशिश ये रहेगी कि जितने सारे बोर्ड पर मैं पढ़ाऊं और उसको दोहराऊं तो वो एक अच्छे साउंड में दोहराऊं। इमेज क्लियर नहीं आ रहे थे, साउंड क्वालिटी थोड़ी कम थी। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से साउंड क्वालिटी आए। मेरा जो चैनल है ITI इलेक्ट्रीशियन कैसर, और इस पर मैं एक आपको मोटिवेशन करते हुए अपने क्लास को शुरू कर रहा हूँ। आज का जो क्लास चलेगा, प्रतिरोध का नियम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। परीक्षा में यदि आप भूल जाओ ITI कंपटीशन एग्जाम में या ITI का जब आप ईयरली पेपर दे रहे हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला, उसमें आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरा हौसला बुलंद कर रहे हो। आज स्टार्टिंग में मैं किया था तो 10 सब्सक्राइबर थे, आज के करीब लगभग 200 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर है। मैं उसको हाइड कर दिया हूँ, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, हारूंगा या जीतूंगा, लेकिन ये कोशिश है कि 6 महीने के अंदर 400 घंटा पूरा कर लूँ। और आप लोग को मतलब मैं पैसे के लिए नहीं ये बना रहा हूँ, वो गरीब गुरबे लड़के जो किसी अभाव में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को नहीं ग्रहण कर पाते, एक कॉन्सेप्ट सोचूंगा कि उनको एक ग्रामीण क्षेत्र से लेकर एक अच्छे शहरी क्षेत्र तक ले जाऊं, ताकि वो कोई भी एग्जाम कंपनी में लड़का काम कर रहा 4 साल 5 साल कोर्स हो जाते हैं, ITI से सारा पढ़ाई छूट जाता है, उन लड़कों के लिए विशेष है। और ITI के भी स्टूडेंट्स इसको वीडियो को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि क्या चीज़ पढ़ाया जा रहा है। मैं उदय शंकर दीक्षित आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के टॉपिक में मैं सीधे चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, एक मोटिवेशन पहले कर दे रहा हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और आगे एक कड़ी और जोड़ रहा हूँ कि बड़ी मोटिवेशन है ये अपने पिता के लिए कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता एक छोटे से परिंदे का खुला आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो सारे रिश्ते अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि यदि पिता ये आपके लिए कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इतना अच्छा आप नौकरी पा के दिखाइए, इतना अच्छा घर के लिए कीजिए कि हर कोई कहे कि बेटा हो तो आपके जैसा। और मैं इसी शब्दों पे मोटिवेशन के बाद आप लोग को अपने टॉपिक पर ले जा रहा हूँ। हमेशा मोटिवेट रहिए। 1 साल 2 साल का मामला है, 1 साल 2 साल आपने अच्छा कर लिया तो लाइफ आपकी चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगी, और अच्छा से अच्छा जॉब करेंगे, अच्छा से अच्छा लाइफ में करेंगे, घर वालों का मान सम्मान आगे बढ़ाएंगे। मैं आगे टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रतिरोध के नियम में बैक लेसन में पढ़ाया था, उसको वीडियो को रोक कर ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रतिरोध के नियम को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। प्रतिरोध के नियम में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता था R बराबर रो इंटू L बटा A। तो आप देखेंगे कि जो ये R है, इस R को मैंने बताया था रेजिस्टेंस, ये होता है रजिस्टर, ठीक है, प्रतिरोध, और आपका होता है रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, L बोले तो लंबाई, A बोले तो A यहाँ पर क्षेत्रफल है, लेकिन यह एक काट क्षेत्रफल है। काट क्षेत्रफल का आपको मैंने सिंपल सा बताया था। ये आपका जो है, ये एरिया जो है वो आपके ये आपके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी काट क्षेत्रफल एरिया बोला जाएगा। कौन सा क्षेत्रफल? काट क्षेत्रफल। ये L बोले तो लंबाई यानी लेंथ, और A बोले तो आपका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जिसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, और R को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप प्रतिरोध लिख लीजिए, यहाँ पर आपको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध लिख लीजिए, और यहाँ पर आप लंबाई हो गई आपकी, और ये आपका क्षेत्रफल हो गया। क्लियर हो गया चारों चीज। अब इसमें आगे मैं चल रहा हूँ कि अभी एक सवाल आया था आपकी क्लास से कि सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मैं एक अपनी तरफ जोड़ दिया कि अक्सर ITI के एग्जाम में आ जाता है कि मात्रक मान लो कि आज मैंने रटा दिया आपको डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में भूल गए तो मात्रक कैसे फाइंड आउट करोगे। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपका करना क्या है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके सपोज है यहाँ पर R बराबर
लिखा रो इंटू एल बटा ए। आप रो को इधर ही रखिए, रो को इधर रखिएगा तो आर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एल। अब इसको मैं आगे और यहीं पर बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आर जो है, आर का मात्रक आप जानते हैं कि क्या होता है ओम, क्लियर है। और क्षेत्रफल का मात्रक मान लो कि सेंटीमीटर में मान ले रहा हूँ, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मान लो सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, दो का चीज का गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। और एल जो है, एल आपकी लंबाई है, तो एल की लंबाई में आप ध्यान देंगे, एल की लंबाई में आपका यहाँ पर हो जाएगा, एल कोई भी चीज लंबा होगा तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से ये कर गया आपका रो का मात्रक क्या हो गया ओम डैश सेंटीमीटर। यानी आपके एग्जाम में आ जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ये रो है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, आप रट लीजिए या समझ लीजिए, रो डैश सेंटीमीटर। क्लियर है, डाउट है। अब देखिए यहाँ पर इनका प्रश्न आया हुआ था कि सर एक इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ कि सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। यदि आप प्रतिरोध और प्रतिरोध के बाद, ये मान लो कि कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध के बाद उसके काट क्षेत्रफल में गुणा कर दे और इसकी लंबाई से भाग दे दे, तो आपको पता चल जाएगा कि यही उसका क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है। परिभाषा तो आप 10 तरीके से दे सकते हो, डिफिनेशन वही आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो आर मतलब प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध है ना, तो कोई क्या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध में किसी से गुणा किया गया है काट क्षेत्रफल से यानी क्षेत्रफल से, तो प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटा लंबाई, यानी दोनों के गुणनफल, प्रतिरोध और क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज को मैं इधर उधर भाग दूं। क्लियर हो गया आपका मैटर। एक बार और मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर बराबर, कोई चीज भारी चीज नहीं है, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। क्लियर हो गया। कोई पूछेगा क्या होता है रो, रो आपका होता है ये आर होता है आपका प्रतिरोध, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, एल होता है आपका लंबाई और ए होता है आपका काट क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि सर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आर का तो ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध में ओम तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें एक अलग चीज है, क्या जुड़ जा रही है सेंटीमीटर। एग्जाम में गलती मत कर दीजिएगा, ओम सेंटीमीटर ही होगा, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर टिक मार के मत चले जाइएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल कैलकुलेशन कर सकते हैं। एल आपका लंबाई होगा, ए आपका क्षेत्रफल होगा। क्लियर हो गया आपका मैटर। अब मैं इसमें आगे आपका टॉपिक बढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कलर कोडिंग भी बता दिया था, कलर कोडिंग क्लियर हो गया। बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से आपका कलर कोडिंग क्लियर हो गया। कलर कोडिंग में मैंने 6 बैंड वाला भी बताया था। 6 बैंड में 4 कलर होंगे, 5वां जो होगा वो आपका क्या होगा, 5वां आपका टॉलरेंस हो गया। यानी इसको हिंदी में 5वां बैंड अक्सर पूछा जाता है कि एक मैं इसको सोच रहा हूँ कि सारी चीजें आपकी रिवाइज है। मान लो कि एक आपके 6 बैंड का 4 5 6 एक 6 बैंड का आपका क्या हो गया, एक 6 बैंड का सपोज दैट आपका कलर हो गया, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। इस प्रतिरोध में बड़ी बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ तो क्लियर है। ये 5वां बैंड क्या होगा, 6वां बैंड क्या होगा, तो 5वां बैंड आपका टॉलरेंस यानी सहनशीलता को प्रदर्शित करेगा, जबकि 6वां बैंड जो है वो ताप गुणांक को प्रदर्शित करेगा। अब उसमें जब आपका डायोड का लेसन आएगा तो उसमें आपको बताएंगे कि ताप गुणांक जो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका ताप गुणांक जो बाबू होता है वो आपका धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक में क्या होंगे, ऋणात्मक में क्या होगा, वो आपको क्लियर करते हैं। कलर कोडिंग क्लियर हो गया। अब हम चल रहे हैं इसमें से और बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, बड़ी दिमाग से श्रेणी समानांतर आप लोग का इजी है, बड़ी इजी तरीके से लगा है। ये क्यों बता रहे हैं, आपका रिवीजन हो जाए। इस पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, यदि आपने प्रतिरोधों को सीख लिया तो उसी की तरह आपका 3 चीजें होती है। एक तो आर होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, एक एल होता है जो कॉइल इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर। तो ये जस्ट इसकी तरह सेम काम करेगा। प्रतिरोध क्या होगा, वो आपका सेम काम करेगा, जबकि जो एल होगा इसी की तरह काम करेगा, लेकिन कैपेसिटर उसके उल्टा होगा। इसको मैं समझा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का
श्रेणी, प्रतिरोधों का श्रेणी, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम इजी है, समझ लीजिए। अब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम पर ध्यान दीजिए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम पर सब ये क्या है, प्रतिरोध है। इसमें दो तीन चीजें क्या क्या खास आएंगी, ये इतना ही तक बातें नहीं सीमित हो पा रही, दो तीन चीजें क्या क्या खास आएंगी। सपोज दैट ये प्रतिरोध R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। आप नॉर्मली रूप से यदि मैंने बोल दिया 2 ओम 3 ओम 4 ओम, इसका मैंने समतुल्य पूछा तो आप क्या करोगे कि तीनों प्रतिरोधों को आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 2 और 3 5, और 5 और 3 5 और 3 5 और 4 9, उनका टाइम भी दिया है 3 और 2 5 4 9, ये आपका 9 हो गया। एक तीनों ओम के इसका समतुल्य जब पूछा जाता है तो एक तो 9 ओम का प्रतिरोध होगा, लेकिन वो क्या होगा, समझ लो। अब यही आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखो इसमें सीखने वाली क्या चीजें थी। कोई बोलेगा इसमें यहाँ पर दो सवाल आ रहा है, एक आपका करंट के बारे में, एक आपका वोल्टेज के बारे में। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, क्या अलग होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या चीज सेम होगा, तीनों प्रतिरोधों में करंट सेम आएगा, जबकि वोल्टेज आपका अलग अलग होगा। करंट सेम आएगा, यदि सपोज करंट इसमें 2 एम्पियर आ रहा है तो इस 3 वाले में भी 2 ही एम्पियर आएगा, इस 4 ओम वाले प्रतिरोध में भी 2 ही एम्पियर आएगा। करंट का मात्रक क्या होता है, तो करंट का मात्रक एम्पियर होता है। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये श्रेणी क्रम में हो गया, यानी जो इसमें करंट है वही इसमें है, वही इसमें। लेकिन वोल्टेज इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तीनों का वोल्टेज श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग होते हैं और समानांतर क्रम में करंट अलग होते हैं। मान लो कि अभी पूछा जाता है अक्सर क्लासों में कि घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है, तो घरों की वायरिंग आपकी समानांतर क्रम में, तो आपने बोल दिया। तो समानांतर क्रम में इसलिए कर रहे हो कि वोल्टेज हमारा क्या मिले, से मिले। लेकिन घरों की वायरिंग समानांतर क्रम में वोल्टेज तो सेम मिलेगा, ध्यान दीजिए, वोल्टेज तो सेम मिलेगा, लेकिन करंट क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। घरों की वायरिंग में करंट अलग मिला, लेकिन आप इस कंडीशन में, वैसे करंट का छोड़ो, करंट अलग अलग मिलेगा नहीं मिलेगा हमको उससे मतलब नहीं। एक बेसिक सा सवाल था कि घरों की वायरिंग किस क्रम में करते हैं, तो घरों की वायरिंग समानांतर क्रम में करते हैं। इसी तरह से एक और प्रश्न आ जाता है कि घरों की वायरिंग समानांतर क्रम में वोल्टेज से मिलेगी। वोल्टेज किससे मापोगे, तो वोल्ट मीटर से मापोगे। वोल्टेज किससे मापोगे, वोल्ट मीटर से मापोगे। उसी प्रकार से आपका श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में आपका एम्पियर मीटर को जोड़ते हैं। उसको तो वोल्ट मीटर को जोड़ लिए, वोल्टेज मापे वोल्ट मीटर को जोड़ लिए। करंट मापोगे तो किसको जोड़ोगे, एम्पियर मीटर को। करंट किससे मापा जाता है, तो करंट आपका एम्पियर मीटर से मापा जाता है। तो जब उसको वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में आपने जोड़ा तो एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो क्रम याद रखना, यहाँ पर आपका डाउट फैलेगा। ये तो आप सब बेसिक सा सवाल था, आपने 2 3 4 5 को जोड़ दिया, या मैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम ना बताकर आप समानांतर क्रम बताऊंगा तो उसको आप बट्टा में करके सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, क्या अलग अलग होता है, समानांतर क्रम में क्या समान होता है, क्या अलग होता है। तो देखो श्रेणी क्रम था, करंट सेम होगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछूंगा कि श्रेणी क्रम में क्या होगा। श्रेणी क्रम मतलब एक लाइन में जो इसमें करंट है वही इसमें है, वही इसमें है, इसी को बोल रहे हैं। एक श्रेणी क्रम में क्या होगा, करंट सेम होगा और आपका वोल्टेज अलग अलग होगा। लेकिन यदि समानांतर क्रम का फिगर देख लो, समानांतर क्रम का ये 2 ये 3 ये 4, सपोज यहाँ से पावर, यहाँ से करंट आया। करंट आने के बाद आपका एक ये रास्ता मिलेगा कि ये मिलेगा, ये मिलेगा। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा दीजिए। करंट सबसे पहले कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पर प्रतिरोध तगड़ी है वहां पर, कि जहाँ पर प्रतिरोध कमजोर है वहां पर। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना। तो धारा को सबसे ज्यादा ये रोकेगा,
क्योंकि प्रतिरोध तगड़ा है। सबसे कम कौन सा रोकेगा? ये रोकेगा। तो पहले करंट किस दिशा में जाना चाहिए, हमें ये जानकारी नहीं लेनी है। तो इस पॉइंट पर आने पर जहां पर करंट का बंटवारा हो तो समझ लेना कि वो परिपथ कौन सा परिपथ है आपका? समानांतर क्रम है। करंट का क्या हो रहा है यहाँ पर आने पर? करंट सोचने में पड़ जा रही है भाई मैं किधर बहूं। बहने के लिए 3 रास्ते मिल जा रहे हैं। फिर ये आकलन करेगी परिपथ के अनुसार से कि किधर प्रतिरोध कमजोर है। जिधर प्रतिरोध कमजोर होगा उधर धारा पहले जाना चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो करंट का बंटवारा हुआ। तो करंट का जब बंटवारा हुआ तो हम उस परिपथ को क्या बोल दिए? करंट के बंटवारा के आधार पर उस परिपथ को हमने समानांतर क्रम कर दिया। और कहीं बंद कर दीजिए। और यहाँ पर देखा बाबू आपने ये पिक्चर में यहाँ पर करंट का बंटवारा ही नहीं हुआ। यहाँ पर करंट इस सोच में पड़ गई कि यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं, इसमें एक कंटिन्यूअस ही बढ़ गया। तो करंट इन तीनों में सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर मान लो कि 2 एम्पीयर यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी होगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा। यहाँ पर करंट यदि 2 एम्पीयर हो रही है तो इसमें 1 एम्पीयर होगी, इसमें और कम होगी, यानी करंट अलग हो गया। लेकिन वोल्टेज यहाँ पर 230 मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी 230 के आसपास ही मिलेगा, यहाँ पर भी 230 के आसपास मिलेगा। यानी पैरेलल क्रम में वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग होगा, पूछा जाता है। और घरों की वायरिंग कुछ इसी क्रम में वो की जाती है। समानांतर क्रम में क्या किया जाता है? घरों की वायरिंग की जाती है। क्लियर हो गया भाई? डाउट क्लियर हो गया? और इसमें आपका वोल्टेज सेम करंट अलग, इसमें आपका करंट सेम आई का मतलब करंट, और करंट का मात्रक एम्पियर, करंट का मात्रक एम्पियर, और वोल्टेज आपका अलग अलग। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट क्लियर है? बोलिए क्लियर है? सबका क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कृष्णा? तुम्हारा और उसका दोनों का भी क्लियर करा है, तुम तीनों का, तुम्हारा और तीनों का क्लियर करा है। बस ये असाइनमेंट गाइड देंगे और बुद्धू है चलिए रेडी। प्रतिरोधों का हमने नियम बता दिया, श्रेणी बता दिया, समानांतर। अब मैं चल रहा हूं यहाँ पर प्रतिरोध चेंज कर रहा हूं। प्रतिरोध का डेफिनेशन तो याद है ना? धारा के प्रवाह के रोक को, सिंपल सी आईटीआई के स्टूडेंट को बस इतना ही जानना है, वो धारा के प्रवाह को रोकेगा। कोई भी चीज आप किताबी भाषा में मत जाइए, वो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपके लिए वो चीजें आसान है। प्रतिरोध क्या करेगा? धारा के प्रवाह को रोकेगा। अब देखिए, अब आ जाइए, इसका नियम तो नहीं बताना है। अब हम चल रहे आपका संधारित्र में। संधारित्र का मतलब कैपेसिटर है। देखो 3 चीजें हैं। आज तो आपने पढ़ लिया प्रतिरोध, आज के बाद एक वर्ड आता है एल का मतलब ये कॉइल, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी सी बता दे रहे हैं। ठीक है, अभी आप सी बता दो। देखो कैपेसिटर क्या है? कंडेंसर देखे हो ना? कंडेंसर देखे तो कंडेंसर में एक चीज देखना कि वो दो प्लेटें होती हैं। इस 2 प्लेटों के अंदर 2 टर्मिनल हो गए, 2 पॉइंट हो गए, और इस प्लेटों के अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक, जिसको पैरावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरावैद्युतांक। इसके अंदर एयर भरा जा सकता है, इसके अंदर माइका भरा जा सकता है, इसके अंदर सेरामिक भरा जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है। अब देखो बता रहे थे, एक वर्ड है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक वर्ड आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यह भी सीख लो। एक आता है वर्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युतांक स्थिरांक। उस समय उसका जो मात्रक होता है, वो मात्रक किसको याद रखिए, किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। ये अक्सर लड़के हिसाब में गलती कर बैठते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होगा, पैरावैद्युतांक का मात्रक क्या होगा, किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। सपोज दैट आपने एक रबड़ चुन लिया, सपोज दैट वो ये रबड़ है, ये रबड़ 1 मिलीमीटर पर, ये रबड़ 1 मिलीमीटर पर कितना वोल्ट सहेगा, उसी को हम बोलेंगे पैरावैद्युतांक। एक रबड़ होता है ना, हैंड वाला,
एकदम ओरिजिनल, तो वो 1 किलो वोल्ट, इसका मात्रा क्या होगा? किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर पर, यानी मीटर का 1000वां भाग। मिलीमीटर का मतलब 1 मीटर का 1000वां भाग। 1 मीटर इतना होता है ना, अब इसका 1000 भाग, यानी इसको मैं 10 टुकड़ों में बांट दूं तो कुछ इतना टुकड़ा आएगा, और इतना टुकड़ा में 100 टुकड़ा, मतलब इतने टुकड़े पर आपको इतना किलो वोल्ट आपका सह दे रहा है। तो अलग अलग आपका रबड़ होता है, फाइबर होता है, ग्लास होता है, पोर्सिलिन होता है, ये सब अलग अलग प्रकार के आपके वैद्युतांक आपके पदार्थ हैं। आपको एक चीज और मैं इसके बारे में कल डिस्कशन करूंगा, पैरावैद्युतांक 15 से 20 ऐसे पदार्थ है जिसका आप लोग पैरावैद्युतांक याद करना। 3 किलो 3 केवी प्रति mm 4, किसी का मान 6 है, किसी का 12 है, किसी का 10 है, किसी का 16 है, किसी का 25 है, 30 है, 35 40 तक आपका अक्सर ट्रांसफार्मर तेल का पूछा जाता है कि पैरावैद्युतांक, तो कल पैरावैद्युतांक के बारे में हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आप बेसिक रूप से जान लो कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जिसके अंदर, जिसके दोनों प्लेटों के मध्य एक सैंडविच की तरह, सैंडविच का मतलब क्या होता है? आप बर्गर खाते हो, बीच में भरा जाता है कुछ ना कुछ पदार्थ, ठीक है, तो एक सैंडविच की तरह इसमें पैरावैद्युतांक भरा रहता है, जो क्या होता है? चालक नहीं होगा तो, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होगा? तो किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। मात्रक पूछे ध्यान रखना, किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका हो जाएगा ओम डैश सेंटीमीटर। वेरी गुड, आप यानी चीजों को संभाल के रखें। ये जितनी चीजें आप 1.5 साल 2 साल संभाल के रखेंगे, फिर आपको इतनी काम आएगी, इतना आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी कि आप सोचेंगे कि वो इतनी तपती धूप थी, उस पर भी मैं, आप निखर रहे हो, आप चमक रहे हो। जिस दिन ये पूरा चमकना, पूरा सोना हो जाओगे, उस दिन तुमको सरकारी सर्विस में मिलता है। अभी तो तुम कोयले को किया जा रहा है, उसको आज वो किया जा रहा है। जिस दिन ये पूरा आज लग करके ये कोयला जिस दिन हीरे और सोने के रूप में तब जाएगा, इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं अच्छे दामों में बिक जाएगा। चलो आगे। अब देखिए इसमें कैपेसिटर का मैं श्रेणी और समांतर आपको बताता हूँ। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप प्रतिरोध कुछ इस प्रकार कर रहे थे, तो आप इसको बोल रहे थे कि सर ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन कैपेसिटर यदि इस प्रकार से हो जाए, कैपेसिटर आपका इस प्रकार से हो जाए, इसको तो बोलते हो आप श्रेणी क्रम में, लेकिन यदि कैपेसिटर इस तरह से है तो ये देखो यही मामला यहाँ पर लड़के बदल से आते हैं। रजिस्टर के मामले में बोलोगे श्रेणी क्रम, लेकिन कैपेसिटर इस तरह से हो जाए तो वो समानांतर क्रम। यहाँ पर लड़कों को दे दिए जाए 2 3 4, लड़के तुरंत जोड़ देंगे और परीक्षा में ये आएंगे कि मेरा क्या है, सारा सही है। ये होगा समानांतर की तरह 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। देखो श्रेणी का समानांतर की तरफ और कुछ इस प्रकार आ जाता है यदि, तो लड़के तो देखिए यार इतना भारी है, फिर कट्टा का जोड़ लगाओ, ये करो, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, डायरेक्ट हम जोड़ के एक प्रतिरोध बना लेंगे। 2 3 5 4 4 हो गया। ये समानांतर की तरफ है तो श्रेणी की तरह जोड़ा जाएगा, और श्रेणी की तरह है तो समानांतर की तरफ जोड़ा जाएगा। सीधा सिंपल है, इसका डिफॉल्ट होगा। इसको लिखेंगे, एक कैपेसिटर जोड़ रहे हैं, उसमें 1/r लिखते थे, उसमें 1/c बराबर 1/2 1/3 1/4। इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल के मान लो सबको डेटा आया 10/12, 1/c बराबर 10/12। जब आपको c का मान निकालना, ध्यान दीजिए c का मान निकालना है, तो c जब ऊपर पलटेगा तो ये 12 भी ऊपर जाएगा और नीचे 10 आएगा। ऐसे करके उसको भाग कीजिएगा तो 1.2 आएगा। मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी इसका सॉल्यूशन करके लास्ट में आपको पलटना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्योरली c का मान निकालना, c तो बटन में है, आपको प्योरली मान निकालना है तो ये ऊपर जाएगा। उसी तरह से इसका भी जो मान आएगा, देखो 10/12 आया, 12/10 करना पड़ा, c ऊपर भागेगा तो ये भी ऊपर भागेगा, ये नीचे भागेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर में ध्यान रखिए कि श्रेणी होगा तो समानांतर की तरफ, समानांतर होगा तो देखो ये कितना भारी लग रहा है, इसको 2 3 4, ये इजी है भाई, तीनों को जोड़ दो, 2 3 5 4 9। उसमें ये होता था कैपेसिटर में, तो ये रजिस्टर होता, ये रजिस्टर का एक चित्र होता तीनों, तो क्या करते 1/2 प्लस 1/3 प्लस इसकी तरह होता। लेकिन यह श्रेणी है
यह श्रेणी है तो यह समानांतर हो गया, तो इसको 1/a से करेंगे, लेकिन ऐसे समानांतर ये दिख रहा है, लेकिन ये है श्रेणी क्रम। ये कैपेसिटर का समानांतर तो बोलोगे, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। 2 3 5 4 9 उत्तर हो जाएगा। इसमें ऐसे होता 9 उत्तर, और इसमें ऐसे है तो ये बटन होगा। क्लियर होगा? आज का वीडियो यही तक। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप प्रतिरोध का और संधारित्र का अच्छे से प्रश्न लगाइए। जहां पर डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कल इस पर से आपको 2 से 4 प्रश्न अतिरिक्त लगाया जाएगा। ठीक है, आप प्रतिरोध का नियम का, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम, और लास्ट में आप प्रतिरोधों के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलर कोडिंग तो आना आपके एग्जाम में तय है। बार बार प्रयास कीजिएगा तो आपको जैसे सर 0 से 9 तक तो सारे लड़कों को याद हो गया, 10 कलर। लड़के उलझ कहाँ पर रहे हैं? चौथे वाले बैंड में। यदि 4 बैंड का है तो तीसरे बैंड के लिए गुणे 10 के पावर उतना करोगे, लेकिन चौथे पॉइंट के लिए गोल्ड ±5%, सिल्वर ±10%, कोई कलर नहीं है तो ±20%, ये 1%, 2%, 3%, 4% भी हो सकता है, वो कलर के आधार पर है। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन एक मैथ की तरह है, फिजिक्स है, इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ को आप जितने अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूला याद रहेगा, प्रैक्टिस याद रहेगा, क्या उस क्वेश्चन में करना वो याद रहेगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। आप मेरा जितने सारे और भी वीडियो हैं 20-22 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, आपके इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट पर, और भी जितने सारे वीडियो, उस वीडियो को आप ITI इलेक्ट्रिशियन यूजर सर्च पर देखिए। कुछ वीडियो में यदि फोटो क्लिक नहीं दिख रहा है उसको किताब से यूज कीजिए, और जहाँ जब उसको पॉइंट्स पर लिखिए, नोट कीजिए, याद कीजिए, आगे आपकी सफलता की गारंटी है। आप अच्छे से पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। और मेरा चैनल ITI इलेक्ट्रिशियन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके स्टूडेंट्स ITI पास आउट कर चुके हैं या कर रहे हैं ITI, तो वे वीडियो भेजिए ताकि अच्छे से, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आएगा, मैं उसको उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो ITI से रिलेटेड हो। आप ITI कर रहे हो, BTech का क्वेश्चन भेज रहे हो, तो क्या मतलब है भाई? ये ITI का ग्रुप है, ITI से रिलेटेड चीजें बोलो, ITI से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। आप सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।